क्या कभी ये ख्याल आया है दिमाग में कि एक वेब सीरीज को लगातार 20 घंटे तक देखना कितना आसान लगता है? कोई थकान नहीं होती। पर वही अपनी लाइफ बदलने वाली कोई स्किल सीखने के लिए अगर सिर्फ 20 मिनट बैठना हो तो लिटरली ऐसा लगता है जैसे कोई सजा मिल रही हो। एग्जैक्टली दिमाग बिल्कुल फिजिकल पेन फील करने लगता है। ऐसा होता क्यों है? सो वेलकम टू कैस्ट योरसेल्फ। आज का हमारा डीप डाइव टॉपिक है लर्न 10x फास्टर, द साइकोलॉजी ऑफ नेवर गेटिंग बोर्ड। हमने बेसिकली काफी डीप रिसर्च, अलग अलग सोर्सेज और कॉग्निटिव साइंस के प्रिंसिपल्स को एनालाइज किया है। राइट, और इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। आज हम उन साइकोलॉजीज और सीक्रेट मेथड्स को डिकोड करेंगे जिनसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स जैसे ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर्स हो गए, टॉप साइंटिस्ट्स या सक्सेसफुल क्रिएटर्स, वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि बोर्डम का आना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। वाओ, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। बिल्कुल, हम सिर्फ टिप्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली सीखते वक्त फंक्शन कैसे करता है और उसको एक वेब सीरीज की तरह इंगेजिंग कैसे बनाया जा सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहला सवाल जो डायरेक्टली हिट करता है वो यही है कि पढ़ाई या कुछ भी नया सीखना बोरियत लाता ही क्यों है? हमारा ब्रेन इतना जल्दी गिव अप क्यों कर देता है? उसका आंसर ना हमारे तरीके में छुपा है। रिसर्च पॉइंट आउट करती है कि हमारा जो लिनियर लर्निंग का तरीका है वो पूरी तरह से गलत है। लिनियर लर्निंग यानी वही जो बचपन से सिखाया गया है कि किताब खोलो और पॉइंट ए से पॉइंट बी फिर पॉइंट सी, बस सीधी लाइन में पढ़ते जाओ। हाँ वही, पर ये तरीका एक्चुअली ब्रेन को ड्रेन करता है क्योंकि इसका रीजन हमारे ब्रेन के एनर्जी कंजम्पशन में है। देखो, जब कोई इंसान लीनियर नोट्स पढ़ता है तो उसका ब्रेन हर नए सेंटेंस को एक अलग आइसोलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। उसको लगता है सब कुछ नया है। राइट। ब्रेन को लगता है कि उसको हर एक नई लाइन को इंडिपेंडेंटली याद रखना है। अब ह्यूमन ब्रेन की जो वर्किंग मेमोरी होती है ना, वो बहुत लिमिटेड होती है। तो जब हम रैंडम फैक्ट्स को लाइन बाय लाइन फीड करते हैं तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होने लगता है और सिस्टम पूरी तरह थक जाता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर पॉइंट ए से बी नहीं जाना तो कैसे सीखें? यहाँ पर रिसर्च एक बहुत बड़ा रेवलेशन देती है कि इंसान दरअसल कुछ भी बिल्कुल नया सीखता ही नहीं है। बेट, क्या मतलब कुछ नया नहीं सीखता? फिर हम कोडिंग, नई लैंग्वेजेस या कॉम्प्लेक्स थ्योरीज कैसे समझते हैं अगर हम सच में कुछ नया नहीं सीख रहे? देखो, हमेशा नई इन्फॉर्मेशन पुरानी यानी ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन के फाउंडेशन पर ही बिल्ड होती है। कोई भी आइडिया हवा में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो लर्निंग का असल मतलब है दिमाग में दो अलग अलग न्यूरॉन्स का आपस में जुड़ना। ओके, दो न्यूरॉन्स का जुड़ना। हाँ, एक छोटे बच्चे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक छोटा बच्चा जब ए लिखना सीखता है तो वो अल्फाबेट उसके लिए टेक्निकल रूप से नया जरूर है, लेकिन वो सीखता कैसे है? क्योंकि उसको पेंसिल पकड़ना आता होगा शायद। एग्जैक्टली, उसको पहले से पेंसिल पकड़नी आती है, उसको आड़ी टेढ़ी लाइंस खींचना आता है। वो उन्हीं पुरानी मोटर स्किल्स को कनेक्ट करके एक नया शेप बनाता है जिसे हम ए कहते हैं। ओह वाओ, तो इसका मतलब अगर दिमाग को पुराना रेफरेंस ना मिले तो वो नई इंफॉर्मेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर देगा। जैसे एक मिनट, मैं सोर्सेस का एक एग्जांपल यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। अगर किसी को बाइक चलानी आती है तो उसके लिए कार सीखना काफी आसान हो जाता है ना? सही पकड़ा, बिल्कुल। क्योंकि उसे क्लच का लॉजिक पता है, गियर कब शिफ्ट करना है, एक्सेलरेटर कैसे बिहेव करता है, ये सब उसके दिमाग में ऑलरेडी मैप्ड है। उसने कार चलाने के लिए कोई नया लॉजिक डेवलप नहीं किया, बस पुराने डॉट्स को 4 पहिए वाली गाड़ी से कनेक्ट कर दिया। वही तो मैं कह रही हूँ। और इस प्रोसेस को इंटेंशनली और कॉन्शियसली करने को माइंड मैपिंग कहते हैं। जब नोट्स को लीनियर लिखने के बजाय हम एक नए कॉन्सेप्ट का कनेक्शन किसी ऐसी चीज से बनाते हैं जो पहले से डीपली समझ आती हो, तो ब्रेन का एनर्जी ड्रेन होना बंद हो जाता है। मेक सेंस? वो नई इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है क्योंकि उसको एक एंकर मिल जाता है। इस कनेक्शन का एक बहुत सॉलिड एग्जांपल मुझे सोर्सेज में मिला था। अगर किसी एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट को बताया जाए कि सन यानी सूरज का डायमीटर ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है, तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। एग्जैक्टली। ब्रेन इसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता क्योंकि इसका कोई रेफरेंशियल कॉन्टेक्स्ट नहीं है हमारी डेली लाइफ में। लेकिन अगर उसी फैक्ट को मैप करके बोला जाए
कि सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी यानी अर्थ समा सकती हैं, तो अचानक से दिमाग में एक एक्सप्लोजन होता है। राइट, एक विजुअल बन जाता है। वही ना, हमारे पास अर्थ के साइज का एक वेग आइडिया तो है ही, और उस रेफरेंस पॉइंट से सूरज का साइज अचानक बहुत रियल और मैसिव लगने लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल हैक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन नंबर्स के लिए इवॉल्व ही नहीं हुआ है, वो स्टोरीज और विजुअल रिलेशंस के लिए इवॉल्व हुआ है। इसका एक और बड़ा अच्छा रेफरेंस वेल्थ को समझने का है। वेल्थ को कैसे? जैसे अगर हम सुने कि किसी बिलियनियर के पास 20,000 करोड़ रुपए हैं, तो ये सुन के हमारा दिमाग बस इसे एक और डेटा पॉइंट की तरह इग्नोर कर देता है। होगा भाई अमीर, हमें क्या। सही बात है, वो नंबर इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता। लेकिन अगर इसको माइंड मैप करके कहा जाए कि अगर ये इंसान रोज का 1 करोड़ रुपए भी खर्च करे, तब भी उसकी दौलत को पूरी तरह खत्म होने में सालों लग जाएंगे। ओह मैन। अब ब्रेन को वो स्केल समझ आता है। हाँ। एक शॉक लगता है। हाँ। और जहां शॉक या सरप्राइज होता है, वहां बोर्डम आ ही नहीं सकता। तो हम लोग बेसिकली पढ़ाई में अल्फाबेट से डायरेक्टली पैराग्राफ बनने वाली जर्नी को फोर्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिना ये समझे कि पुराने डॉट्स को उन अल्फाबेट्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। सही कहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब भी ब्रेन दो अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शन ढूंढता है, तो एक मोमेंट ट्रिगर होता है। उस मोमेंट में दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो कि एक रिवॉर्ड केमिकल है। यही डोपामीन हमें और ज्यादा सीखने के लिए पुश करता है और बोरियत गायब हो जाती है। ओके, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा पुशबैक आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर डॉट्स कनेक्ट करना इतना ही बायोलॉजिकली रिवॉर्डिंग है और डोपामीन रिलीज करता है, तो एक्चुअली डेस्क पर बैठकर पढ़ना शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आई मीन, शुरुआती रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग क्यों होती है कि लगता है कोई फिजिकली हमें कुर्सी से उठा रहा है? अगर प्रोसेस इतनी नेचुरल है, तो आलसियत या प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों जीत जाता है? बहुत वैलिड पॉइंट है। इसका जवाब ये है कि हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो इंटेलेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जिसका हवाला द वॉर ऑफ आर्ट नाम की फिलॉसफी में मिलता है। द वॉर ऑफ आर्ट? हाँ, उसके मुताबिक आज के मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से फिजिकली नहीं लड़ी जा रही। सबसे बड़ा वॉर जोन आज कलम यानी पेन और फोकस का है। कंसंट्रेशन बनाए रखना अपने आप में एक मेंटल बैटल है, क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली एनर्जी कंजर्व करना चाहता है और फोकस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ये वॉर वाली एनालॉजी काफ़ी इंटेंस लग रही है सुनने में, पर डेली रूटीन की लड़ाई में, जैसे एक असाइनमेंट लिखने में, इतनी बड़ी टर्म्स क्यों यूज हो रही हैं? इसको एक हिस्टोरिकल रेफरेंस से समझते हैं जो उस सोर्स मटेरियल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। फन फैक्ट है, हिटलर एक ओरिजिनल एग्जाम्पल है इस वॉर का। वेट, हिटलर कैसे? देखो, वो शुरुआत में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर उसके लिए बाहर निकलकर दुनिया में तबाही मचाना, वॉर्स इनिशिएट करना, फिजिकली सब कुछ डिस्ट्रॉय करना ज्यादा आसान था। ओह माय गॉड। बजाय इसके कि वो शांति से कमरे में बैठकर अपनी कैनवस और पेंटिंग पर फोकस करे। मतलब पॉइंट ये है कि फोकस और स्टिलनेस ह्यूमन ब्रेन को बहुत एक्सट्रीम पेन देते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव है ना? इंसान बाहर जाकर फिजिकली थकने वाले काम आसानी से कर लेगा, पर शांति से बैठकर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक ही जगह दिमाग टिकाना उससे सबसे बड़ा इंटरनल फ्रिक्शन देता है। ये एग्जाम्पल काफी एक्सट्रीम जरूर है, but it honestly paints a very clear picture of how much we hate sitting still. फोकस एक ऐसी स्टेट है जिसके आगे ह्यूमन माइंड लिटरली सरेंडर करके डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागना चाहता है। तो इस इंटरनल वॉर को एक्चुअल में जीता कैसे जाए? इसका सबसे सॉलिड अप्रोच है 2 to 3 डे रूल। साइकोलॉजी समझाती है कि जब भी कोई नई, कॉम्प्लेक्स या थोड़ी भी बोरिंग स्टडी शुरू करनी होती है, तो शुरू के 2 या 3 दिन एक्चुअल रियल फिजिकल दर्द की तरह फील होते हैं। हाँ, बॉडी पूरी तरह रेजिस्ट करती है। बिल्कुल, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, उबासी आएगी, नींद आएगी, लगातार फोन उठाने का मन करेगा। ये एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। इस फेज में कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसको क्रॉस करना ही पड़ता है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग पहले ही दिन गिव अप कर देते हैं, ये सोचकर कि यार ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है या मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है।
जबकि वो लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इनिशियल फ्रिक्शन होता है जो ब्रेक करना पड़ता है। पर क्या इस फ्रिक्शन को थोड़ा स्मूथ करने का कोई प्रैक्टिकल ट्रिक नहीं है हमारे पास? है ना। यहाँ लोग एक मोमेंटम ट्रिक यूज करते हैं, जैसे अपनी कोई ऐसी पसंदीदा हॉबी, कुछ ड्रॉ करना या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, यानी ऐसी एक्टिविटी जो बिल्कुल एफर्टलेसली होती हो, उसको टास्क शुरू करने से ठीक पहले करो। इससे ब्रेन का स्टेट चेंज होता है, एक फ्लो या रिदम बन जाती है। और फिर और उस मोमेंटम को यूज करके तुरंत अपने कॉम्प्लेक्स टास्क पर शिफ्ट हो जाओ, बिना गैप दिए। एक मिनट, इसमें एक बहुत ऑब्वियस फ्लॉ लग रहा है मुझे। अगर कोई फोकस या फ्लो बनाने के लिए अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलना शुरू कर दे या फोन पर मीम स्क्रॉल करने लगे एज अ हॉबी, तो क्या वो दिमाग उसी में नहीं अटक जाएगा? पढ़ाई पर वापस स्विच करना तो फिर और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। एक्टिविटी चूज करनी है, वो लो डोपामीन और हाई फोकस होनी चाहिए। जैसे स्केचिंग, जर्नलिंग या कोई पजल सॉल्व करना। वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया हाइपर स्टिम्युलेटिंग होते हैं, वो मोमेंटम नहीं बनाते, वो आपकी अटेंशन को हाईजैक कर लेते हैं। फ्लो लेन के लिए एक ऐसी एनालॉग एक्टिविटी चाहिए जो दिमाग को शांत करे, ना कि उसको ओवर स्टिम्युलेट करे। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी था क्लियर करना। मतलब शांति वाली रिदम बनानी है। तो अगर हम सोचें तो ये पूरा प्रोसेस एक रॉकेट लॉन्च करने वाली एनालॉजी जैसा हो गया ना। रॉकेट लॉन्च कैसे? देखो, जब एक स्पेसशिप लॉन्च होता है तो उसकी आधी से ज्यादा एनर्जी और फ्यूल उसको बस अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने में लग जाता है, क्योंकि ग्रेविटी लगातार उसको नीचे घसीट रही होती है। यहाँ ये ग्रेविटी हमारी आलसियत है। इंटरेस्टिंग। पर एक बार जब रॉकेट एटमॉस्फेयर क्रॉस करके आउटर स्पेस में पहुंच जाता है, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो एफर्टलेसली ग्लाइड करता है। वहां तक पहुंचना ही असल लड़ाई है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। वो शुरुआती 2-3 दिन उस रॉकेट का ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस करने वाला फेज ही है। वहां फ्यूल सबसे ज्यादा जलता है और पेन भी सबसे ज्यादा फील होता है। पर रियल लाइफ में लोग अक्सर पैटर्न ब्रेक कर देते हैं ना। जैसे आज संडे है, आज छुट्टी, फिर मंडे को रॉकेट दोबारा जमीन पर आ गिरता है और जीरो से शुरू करना पड़ता है। यहीं पर उस रॉकेट को ऑर्बिट में रखने के लिए एक साइकोलॉजिकल चैलेंज फॉलो करना होता है, जिसे कहते हैं डोंट ब्रेक द पैटर्न। डोंट ब्रेक द पैटर्न करके स्ट्रीक बना लेता है। तो उसके बाद पढ़ने बैठना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट मजेदार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आलसियत उस स्ट्रीक को तोड़ने के डर से हार जाती है। इंसान का दिमाग संक कॉस्ट फैलेसी पर काम करता है। भाई, इतने दिन लगातार मेहनत की है, आज ये चेन नहीं तोड़ूंगा। और वही वो मोमेंट होता है जब रॉकेट ऑर्बिट के बाहर परमानेंटली निकल चुका होता है। कमाल का मैकेनिज्म है ब्रेन का। ओके, तो अब मान लेते हैं हमने इस इनिशियल रेजिस्टेंस का दरवाजा तोड़ दिया, रॉकेट बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है। उसका लॉन्च पैड कैसा दिखना चाहिए? लॉन्च पैड से आपका मतलब एनवायरनमेंट से है? हाँ, आई मीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्चुअल फोकस को कितना डीपली इफेक्ट करता है। क्योंकि मैं अपना बताऊं, जब भी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस आती थी एग्जाम की, मैं पढ़ने बैठने से पहले पूरा आधा दिन अपनी टेबल साफ करने, पेन्स अरेंज करने, यहाँ तक कि रूम का कचरा निकालने में निकाल देता था। मुझे उस वक्त लगता था मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ पढ़ाई से बचने के लिए। देखिए, सफाई के नाम पर लगातार 4 घंटे वेस्ट करना डेफिनेटली प्रोक्रास्टिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रिपेयरिंग द प्लेग्राउंड स्ट्रिक्टली न्यूरोसाइंटिफिक नजरिए से एक बहुत जरूरी स्टेप है। असल में हम ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे होते हैं। कैसा सिग्नल? जहां फोकस करना है वहां डेस्क का साफ होना और सिर्फ टास्क रेलेवेंट चीजों का होना विजुअल क्लटर को कम करता है। ध्यान रहे, विजुअल क्लटर डायरेक्टली कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है दिमाग पर। वाटर बॉटल, नोट्स, हाइलाइटर सब वहीं पास होने चाहिए ताकि उठने का और उस पैटर्न को तोड़ने का कोई बायोलॉजिकल एक्सक्यूज दिमाग जनरेट ना कर पाए। सही है। और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन का क्या? आई मीन स्मार्टफोन्स। उन्हें तो सेम कमरे में रखना ही नहीं चाहिए, लिटरली। सीरियसली, म्यूट करके उल्टा रख दें तो? नहीं, अगर फोन स्क्रीन डाउन करके सामने रखा है तब भी दिमाग का एक हिस्सा लगातार सबकॉन्शियस लेवल पर उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करता रहता है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, एक बार चेक कर लूं। उस मेंटल बैंडविड्थ को बचाने के लिए फोन दूसरे रूम में होना जरूरी है। साथ ही अपने आसपास के लोगों को, फैमिली को क्लियर बाउंड्री देना कि अगले 2 घंटे कोई इस कमरे में आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये उस युद्ध से पहले की बाउंड्री सेटिंग है। तो ठीक है, एक्सटर्नल प्लेग्राउंड एकदम सेट हो गया। फिर भी अक्सर लोग ब्लैंक स्टेयर करते रहते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ बात एनवायरनमेंट की नहीं रही अब, बल्कि इंटरनल मेंटल स्टेट की आती है। और यहाँ सोर्सेज में एंट्री होती है फ्लो स्टेट की। ये फ्लो स्टेट एक्चुअली काम कैसे करती है?
ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान और उसका काम दोनों एक हो जाते हैं। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और इसका मैकेनिज्म एक सिंपल ग्राफ पर टिका है। वो ग्राफ है चैलेंज वर्सेस स्किल। जब इन दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस होता है तभी फ्लो ट्रिगर होता है। तो इसको विजुलाइज करके देखते हैं। मान लो अगर एक मैथमेटिक्स का एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सॉल्व करना हो और वो प्रॉब्लम करंट स्किल लेवल से बहुत ज्यादा हाई और कॉम्प्लेक्स हो, तो ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा वहां? ब्रेन तुरंत उसको एक थ्रेट की तरह डिटेक्ट करेगा। वो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा सिस्टम में। एंग्जाइटी आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगा और ध्यान पूरी तरह भटक जाएगा। आप फोकस लूज कर दोगे। और इसका ऑपोजिट सिनेरियो, अगर चैलेंज लेवल बिल्कुल जीरो हो और स्किल लेवल बहुत हाई हो, जैसे किसी सीनियर 8 साल एक्सपीरियंस वाले कोडर को बेसिक HTML सीखने को बोल दिया जाए, तो दिमाग को लगेगा कि यहाँ कुछ नया सीखने को तो मिल ही नहीं रहा, तो वो फालतू में एनर्जी क्यों वेस्ट करे। वो एनर्जी सेव करने के लिए सिस्टम डाउन कर देगा, जिसको हम बोर्डम कहते हैं। बोरियत आएगी और नींद आने लगेगी। फ्लो स्टेट इन दोनों एक्सट्रीम्स के ठीक बीच में होती है, उस स्वीट स्पॉट में जहाँ टास्क इतना मुश्किल जरूर हो कि दिमाग को अपनी 100% कैपेसिटी लगानी पड़े, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल ना हो कि उम्मीद ही टूट जाए। ब्रेन कंटिन्यूअसली प्रिडिक्ट करता है कि अगर थोड़ा और जोर लगाया तो मैं ये सॉल्व कर लूंगा। यही एंटिसिपेशन एक्चुअली फ्लो मेंटेन करती है। ये प्रिडिक्शन वाली बात काफी डीप है, समझ आई। पर फ्लो तोड़ने का सबसे बड़ा कल्प्रिट शायद क्लैरिटी का ना होना है, राइट? जैसे लोग बैठ तो जाते हैं पर पता नहीं होता करना क्या है। बिल्कुल, कंफ्यूजन फ्लो स्टेट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अगर गोल एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं है, जैसे कि अगले 50 मिनट में मुझे स्ट्रिक्टली ये 3 टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो फ्लो कभी एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा। और इसीलिए मल्टीटास्किंग एक कंप्लीट मिथ है। वेट, मिथ? लेकिन लोग तो प्राइड लेते हैं कि हम मल्टीटास्कर्स हैं। वो इल्यूजन है। ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजिकली एक वक्त पर सिर्फ एक ही कॉन्शियस थॉट प्रोसेस कर सकता है, जिसको लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। वो दरअसल रैपिड टास्क स्विचिंग होती है। हर बार जब हम स्विच करते हैं, जैसे एक टैब से दूसरे टैब में गए, ब्रेन को नया कॉन्टेक्स्ट लोड करना पड़ता है, जिससे एक अटेंशन रेजिड्यू बनता है और एंड में फोकस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर इन सब के बावजूद मेरा फोकस बार बार स्लिप हो रहा है, तो क्या मुझे आंखें बंद करके पूरा जोर लगाकर अपने फोकस को फोर्स करना चाहिए कि नहीं, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना ही है हर हाल में? वही तो सबसे बड़ी गलती होती है। इस पैराडॉक्स को साइंस में पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। आप फोकस को फोर्स कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फोकस ना हो पाने पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपका अमिगडाला एक्टिवेट होता है और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारी लॉजिक और फोकस का सेंटर है, उसको ब्लॉक कर देता है। ये प्रोसेस बिल्कुल नींद आने जैसा है। नींद आने जैसा? हाँ, जितना आप लेट कर सोचेंगे कि मुझे सोना है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, सुबह जल्दी उठना है, नींद उतनी ही दूर चली जाएगी आपसे। वही सेम लूप फोकस का भी है। बिल्कुल। तो इस पैराडॉक्स का सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। रिजल्ट से ध्यान हटाना। आउटकम की जगह प्रोसेस को अपना एंकर बनाइए। बस उस प्रॉब्लम के एक बहुत छोटे से हिस्से को सॉल्व करने पर ध्यान लगाइए। जब आप फ्रस्ट्रेशन छोड़कर वापस उस टास्क की ठीक मैकेनिक्स में एंगेज होते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आ जाता है और फ्लो स्टेट नेचुरली बिना फोर्स किए इमर्ज होती है। Here's where it gets really interesting. मान लेते हैं हमने एनवायरनमेंट भी बिल्कुल सेट कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हरा दिया और अब हम फ्लो स्टेट में फुल्ली लॉक्ड इन हैं। अब मेरे सामने एक टेक्स्ट बुक या रिसर्च पेपर रखा है जिसमें ऐसी कॉम्प्लेक्स और डरावनी इंफॉर्मेशन भरी है जिसे डिकोड करना ऑलमोस्ट मुश्किल लग रहा है। दिमाग इस रॉ डेटा को एक्चुअली डाइजेस्ट कैसे करेगा बिना सिस्टम ओवरलोड किए? यहाँ हमारे डीप डाइव के सोर्सेज उस अल्टीमेट मास्टर की को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं चंकिंग। चंकिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजी और लर्निंग साइंस में इसको फ्रीक्वेंटली मदर ऑफ लर्निंग का टाइटल दिया जाता है। मदर ऑफ लर्निंग? हाँ, अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया कि चंकिंग कैसे करनी है, तो लिटरली दुनिया की ऐसी कोई स्किल नहीं है जो ब्रेन डाइजेस्ट ना कर सके। तो आखिर इसका न्यूरोमैकेनिज्म क्या है? ये चंकिंग एक्चुअली काम कैसे करती है? जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैली हुई और कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसको छोटे छोटे लॉजिकल पैटर्न्स में तोड़कर उन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ना और उस पूरे ग्रुप को एक नया लेबल या एक नया नाम दे देना, यही चंकिंग है। इससे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी पर जो लोड पड़ता है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। वैसे हम अपनी डेली लाइफ में इसको लगातार अनकॉन्शियसली करते रहते हैं। अनकॉन्शियसली?
जैसे इसका कोकोई डेली लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। सबसे सिंपल मैथ का एग्जाम्पल है, देखो पाई। मैथ वाला पाए। हाँ, इसकी वैल्यू है 3.14159 और ये रैंडमली आगे चलती जाती है इन्फिनिटी तक। एक ह्यूमन माइंड उस लंबी डिस्कनेक्टेड सीक्वेंस को कभी रिकॉल नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, हमने उस पूरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का एक पैटर्न बनाया और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया, पाए। जैसे ही किसी ने पाए बोला, पिछला सारा लॉजिक और कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गया। समझ रहा हूँ। या फिर ज्योग्राफी देख लीजिए, हम मैप पर 50 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स, उनके सिटीज, उनकी बॉर्डर्स का अलग-अलग रॉ डेटा याद रखने के बजाय उस पूरे ज्योग्राफिकल चंक को एक सिंगल नाम दे देते हैं, राजस्थान। राइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बाइक या कार वर्ड्स यूज करते हैं। एक बाइक में हजारों इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, न जाने क्या क्या। पर क्या एक इंसान हर बार रोड पर निकलते वक्त ये सोचता है कि मैं अपना 2 पहिए वाला मेटल और रबर का यंत्र स्टार्ट कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ब्रेन ने उस पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम का एक विजुअल चंक बना लिया है, जिसको हम बस बाइक बोलते हैं। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट वही है। ब्रेन उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भुला देता है और सिर्फ उस एक मास्टर कॉन्सेप्ट को याद रखता है। और जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनका सीक्रेट यही होता है कि उनकी चंकिंग की एबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेंड होती है। इस पॉइंट पर मैग्नस कार्लसन का हवाला सबसे परफेक्ट बैठता है हमारी डिस्कशन में। मैग्नस कार्लसन, द चेस चैंपियन। हाँ, जो भी चेस को डीपली फॉलो करता है वो जानता है कि कार्लसन दुनिया के हिस्ट्री के सबसे खतरनाक चेस प्लेयर्स में आते हैं। जब एक नॉर्मल इंसान या बिगनर चेस बोर्ड को देखता है तो उसका दिमाग 64 स्क्वायर्स और 32 आइसोलेटेड पीसेस को प्रोसेस करने में ओवरलोड हो जाता है। उसको हर पीस की चलने की डायरेक्शन अलग-अलग कैलकुलेट करनी पड़ती है। घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, ऊंट टेढ़ा जाएगा वगैरह। पर इसलिए शायद 2 मूव बाद ही हम जैसे बिगिनर का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं बोर्ड पर। सही बात है। पर मैग्नस कार्लसन और जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो बोर्ड को वैसे देखते ही नहीं है। वो लकड़ी के पीस नहीं देखते, वो डायरेक्टली उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो उन पीसेस के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। वो एक पूरे डिफेंस सिस्टम जिसमें 8 या 10 पीसेस शामिल हैं, उसको एक सिंगल वर्ड या चंक की तरह पढ़ते हैं। उनके लिए वो बोर्ड अल्फाबेट से भरा नहीं है, बल्कि वेल डिफाइंड सेंटेंसेस से भरा है। ओह, दिस इज फैसिनेटिंग। इसीलिए आम लोगों को लगता है कि ये तो जादू कर रहा है, इतनी जल्दी नेक्स्ट मूव कैसे चल दी इसने। पर एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स को इंस्टेंट रिकॉग्नाइज और रिकॉल कर रहा होता है। ये पूरा प्रोसेस तो लिटरली इंसान के रीडिंग स्किल की तरह हो गया। मतलब जब हम किसी बुक में पढ़ते हैं, लेट्स टेक स्टीव जॉब्स फेमस कोट, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। जब कोई छोटा बच्चा पढ़ता है तो STAY करता है, पर जब एक प्रोफेशनल रीडर इसको पढ़ता है तो उसकी आंखें उन इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को स्कैन नहीं करती। विजुअल कॉर्टेक्स डायरेक्टली उस पूरे आकार को एक सिंगल चंक यानी वर्ड स्टे के रूप में डिकोड करता है। एग्जैक्टली। फिर हम वर्ड्स को आपस में चंक करके एक ही माइक्रोसेकंड में पूरा सेंटेंस प्रोसेस कर लेते हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और लंबा लिटरेचर एक्चुअली में सिर्फ 26 अल्फाबेट्स की बेसिक चंकिंग ही तो है। व्हाट एन एक्सीलेंट कनेक्शन। रीडिंग बिल्कुल अल्टीमेट ऑटोमेटेड चंकिंग है जो हम सब करते हैं। और अगर नई लर्निंग में इसको बुविस्ट यानी कॉन्शियसली अप्लाई करना हो तो कॉग्निटिव साइंस में इसके 3 एक्सप्लिसिट स्टेप्स होते हैं। राइट, तो वो एक्शनेबल स्टेप्स कैसे दिखते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन में? पहला स्टेप है ब्लॉक्स बनाओ। जो भी मैस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने है उसको छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ लो। दूसरा स्टेप, कनेक्शंस ढूंढो। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। उन छोटे ब्लॉक्स के बीच का रिलेशन और पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। और तीसरा स्टेप, प्रैक्टिस ऑटोमेशन। उसको इतनी बार आपस में लिंक करके रिकॉल करो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मेहनत ही ना करनी पड़े और सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे। जैसे अब रीडिंग एफर्टलेस लगती है, नई स्किल भी वैसी एफर्टलेस हो जाएगी। दिस इज जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग। मतलब अगर एक बार फ्लो स्टेट मिल जाए और फिर हम रैंडमली इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की जगह इंटेंशनली उनके चंक्स बनाना शुरू कर दें तो कोई भी टॉपिक इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ एक आखिरी फिजियोलॉजिकल बॉटलनेक आता है मेरे ख्याल से। वो क्या? देखो, हमने फोकस कर लिया, चंक्स बना लिए, पर ब्रेन भी तो आखिर एक बायोलॉजिकल टिश्यू ही है। एक मशीन की तरह वो बिना रुके कब तक इंफॉर्मेशन को इंजेस्ट और ऑर्गेनाइज करता रह सकता है? उसका एक लिमिट तो होगा ना? वो नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है जहां बड़े बड़े हाई अचीवर्स भी बर्नआउट का शिकार होते हैं।
कंटिन्यूअस कॉग्निटिव लोड बिना किसी रेस्ट के किसी भी सिस्टम को क्रैश कर देता है। इसलिए इस पूरे लर्निंग आर्किटेक्चर का एक फंडामेंटल नॉन निगोशिएबल स्टेप है दिस साइंस ऑफ रिकवरी, यानी कि ब्रेक्स। लेकिन ब्रेक लेने को तो आजकल वेस्ट ऑफ टाइम समझा जाता है। स्पेशली अगर हम मॉडर्न वर्क कल्चर या स्टडी रूटीन्स की बात करें तो। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, आजकल के इस हसल कल्चर ने लगातार 14 से 16 घंटे बिना सोए बिना रुके ग्राइंड करने को एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। स्लीप इज फॉर द वीक जैसे टॉक्सिक डायलॉग्स हर जगह है। हाँ। मोटिवेशनल वीडियोस भारी पड़ी हैं इससे, जो कि क्लिनिकली और साइंटिफिकली एक्चुअल कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह किल कर देता है। ब्रेक्स को लेकर लोगों में एक फंडामेंटल गलतफहमी है। इंसान को लगता है कि जब वो ब्रेक पर है तब उसकी लर्निंग रुकी हुई है, पर ब्रेन का मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब लर्निंग बुक बंद करने के बाद होती है। इस लॉजिक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसको फिजियोलॉजिकल लेवल पर एक जिम की एनालॉजी से बहुत इजीली देखा जा सकता है। देखिए, एक पर्सन जिम जाता है ताकि वो अपने बाइसेप्स का साइज बढ़ा कर सके। अब क्या वो लगातार 30 दिन हर घंटे बिना रुके डंबल्स उठाता रहेगा वहां खड़ा होके? अगर करेगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अगर वो ऐसा करेगा तो मसल बनने की जगह मसल टिश्यू पूरी तरह टेयर होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फैक्ट यह है कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त मसल एक्चुअली टूटती है, उसमें माइक्रो टीयर्स आते हैं। मसल रियर में तब बनती हैं जब वो इंसान घर जाके रेस्ट करता है, प्रॉपर प्रोटीन लेता है और सोता है। रिकवरी फेज में बॉडी उन टिश्यूज को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रीबिल्ड करती है। ओह, और एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ हो रहा है हमारी लर्निंग का वक्त। प्रिसाइसली। इंटेंस फोकस और पढ़ाई करते वक्त आप एक्चुअली अपने ब्रेन के एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, उन्हें ब्रेक कर रहे होते हैं। इस वक्त दिमाग में कंफ्यूजन और फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। जब आप एक्चुअली पढ़ाई बंद करके एक वॉक पर जाते हैं या सोते हैं, तब ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। इस रेस्ट पीरियड में ब्रेन सेल्स उन नई इंफॉर्मेशन और चंक्स को पैसिवली प्रोसेस करती हैं और उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी के न्यूरल पैटर्न्स में परमानेंटली लॉक कर देती हैं। वाओ। अक्सर ऐसा होता है ना आपके साथ कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वक्त नहीं मिलता जब आप घंटों तक पेपर पर जोर लगा रहे हो, बल्कि अगले दिन नहाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त अचानक दिमाग में एकदम फ्लैश करता है। हाँ, ये तो यूनिवर्सली सबके साथ होता है, शावर थॉट्स जिसको बोलते हैं हम लोग। वही ना, वो शावर थॉट पे मैजिक नहीं है, वो आपका दिमाग है जो रेस्ट मोड में उसके बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम के आपस में डिस्कनेक्टेड चंक्स को ऑटोमेटिकली मैप कर रहा था। नए आइडियाज और स्ट्रॉन्ग रिटेंशन उन ब्रेक्स के अंदर ही पलते हैं। क्या बात है। इसलिए सोर्सेज बताते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स जैसे पोमोडोरो टेक्निक में होते हैं और लॉन्ग ब्रेक्स जैसे वीकेंड्स या लंबा डिजिटल डिटॉक्स ये सिस्टम की मेमोरी कंसोलिडेट करने के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसको वहां बर्गर एनालॉजी से भी समझाया गया था। बर्गर एनालॉजी वो क्या है? जैसे बर्गर बिना बन यानी ब्रेड के बर्गर नहीं होता। यहाँ जो टिक्की है वो आपकी लर्निंग और फोकस है, और जो आगे पीछे ब्रेड लगी है वो आपके ब्रेक्स हैं। बिना ब्रेड के उस टिक्की को उठाना और खाना मुश्किल है, वैसे ही बिना ब्रेक के लंबी पढ़ाई इम्पॉसिबल है। लगातार लर्निंग बिना सॉलिड रिकवरी के जीरो रिटेंशन पर आ जाती है। दिस इज सच अ ब्रिलियंट वे टू लुक एट इट। तो एसेंशियली सिस्टम को स्टार्ट करना जितना जरूरी है, उसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पॉज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स केयरफुली समराइज दिस और इन सब पीसेस को एक फ्रेमवर्क में लाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स और डरावने सब्जेक्ट को बिना बोर हुए डीपली कैसे सीखा जाए, उसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले लीनियर पढ़ाई को छोड़कर माइंड मैपिंग का सहारा लीजिए। नई इंफॉर्मेशन को हवा में आइसोलेट मत छोड़िए, उसको किसी फैमिलियर और पुराने कॉन्सेप्ट से जोरदार तरीके से कनेक्ट करें। दूसरा कदम, द वॉर ऑफ आर्ट वाली उस रेजिस्टेंस और बायोलॉजिकल फ्रिक्शन को मेंटली एक्सेप्ट करें। शुरुआती पेन से ना घबराएं, एक फ्लो इंड्यूसिंग लो फ्रिक्शन हॉबी से शुरुआत करें और अपनी स्ट्रीक मेंटेन करके आलसियत की ग्रेविटी को हराएं। तीसरा, एक क्लटर फ्री एनवायरनमेंट बनाएं जहां फोन जैसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस किसी दूसरे रूम में हो, और फिर अपने चैलेंज और अपनी स्किल को परफेक्टली बैलेंस करके उस इंटरनल फ्लो स्टेट में एंटर करें। साथ ही उस पैराडॉक्स का ध्यान रखें कि फोकस को जबरदस्ती फोर्स ना करें, बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दें। चौथा और सबसे बड़ा हथियार, चंकिंग। रैंडम रॉ डेटा को लॉजिकल पैटर्न्स में तोड़ें, उन पैटर्न्स को लॉजिक के साथ कनेक्ट करें
और फिर एक नया लेबल देकर अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करे ताकि कॉग्निटिव लोड ऑलमोस्ट जीरो हो सके। और आखिरी कदम, एक बॉडी बिल्डर की तरह अपने ब्रेन को मस्कुलर रिकवरी का टाइम देना। हसल कल्चर की टॉक्सिक बातों को रिजेक्ट करें और न्यूरोप्लास्टिसिटी को टाइम दें ताकि बैकग्राउंड मेमोरी सॉलिड हो सके उन लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रेक्स के थ्रू। ये 5 स्टेप्स लिटरली किसी भी फॉर्म की बोर्डम को लर्निंग प्रोसेस से हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब इस पूरे डीप डाइव डिस्कशन के एंड में एक बहुत ही डीप सवाल छोड़कर जाते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। सोचने वाली बात यह है कि हम सब की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसमें हम बचपन से खुद को वीक समझते आए हैं। किसी के लिए वो मैथ्स हो सकती है, किसी के लिए मे बी कोडिंग, लंबी हिस्ट्री याद करना या फिर पब्लिक स्पीकिंग। पर क्या सच में हमारा दिमाग उन सब्जेक्ट्स के लिए बायोलॉजिकली वीक था, या फिर ठीक उस बिगिनर चेस प्लेयर की तरह हमें बस लकड़ी के आइसोलेटेड पीसेस दिखाए गए बोर्ड पर और उन्हें चंक्स में बदलना कभी सिखाया ही नहीं गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में? क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे इंटेलेक्ट में थी या सिर्फ उस लीनियर तरीके में थी जिसने हमारे ब्रेन को एग्जॉस्ट करके रख दिया था? बहुत ही पावरफुल थॉट है ये, है ना? अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आज सोचिए कि कितनी ऐसी नई स्किल्स हैं जिन्हें आज एक बिल्कुल नए तरीके से जीता जा सकता है। तो कमेंट सेक्शन रिफ्लेक्ट करने के लिए पूरी तरह ओपन है। आप सबको ये शेयर करना चाहिए कि लाइफ का वो कौन सा बोरिंग टास्क या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसे अब इस नई चंकिंग और माइंड मैपिंग की लेंस से देखने का या रीट्राई करने का मन कर रहा है। इस डीपर अप्रोच से क्या इंसाइट मिली, उस पर अपने थॉट जरूर लिखिए। और अगर सर्कल में कोई ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर है जो कॉन्स्टेंटली स्टडी या फोकस करने में स्ट्रगल कर रहा है, जिसका रॉकेट उड़ ही नहीं पा